स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। तो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स ट्रिकल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले जो हम चीज पढ़ने वाले हैं, जो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो उसके अंदर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। देखो चैप्टर जो है थोड़ा मैं एवरेज से थोड़ा सा मतलब 10th क्लास का जो ये चैप्टर ऐसा है जो आपने 9th क्लास तक अभी तक कभी आपने इसको सुना नहीं है, कहीं देखा नहीं है, तो 10th क्लास के अंदर ये कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है। तो आपके लिए भी नया चैप्टर है, तो इसलिए आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इसको डायरेक्ट एक्सरसाइज पे मत जाना, थोड़ा सा इसका बेसिक जो है वो आपको आना चाहिए कि ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड 2 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस भी होता है, जो कि हम इसके बाद वाले वीडियो लाइक ये चैप्टर जब खत्म होगा तो हम वही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो ये अप्लाई किसके अंदर होगा, केवल किसके अंदर अप्लाई होगा, केवल एक राइट एंगल्स के अंदर, ठीक है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसी के ऊपर अप्लाई होगा, पहली चीज, ठीक है। और अब यहाँ पर आप थोड़ी सी इसके अंदर कुछ इसकी क्राइटेरिया है उसको समझते हैं। देखो, जैसे कोई भी राइट एंगल होता है वो आपको इस तरीके से दिखेगा, ए बी सी, एक राइट एंगल, एंगल बी के ऊपर ये राइट एंगल है। अब राइट एंगल के अंदर वो बच्चे वाली बातें आप सबको पहले से पता ही है, ठीक है। राइट एंगल आपने सबने 6th क्लास से ही पढ़ना चालू कर दिया था, मुझे सब पता है। जो 90 का एंगल होता है उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। देखो अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझो। जैसे ये 90 एंगल है, अब अपोजिट का मतलब क्या हो गया, ये 90 को बनाने में से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, वो साइड ही होगी, क्या होगी, हाइपोटेनस। जैसे देखो एंगल बी जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री में वर्टेक्स क्या है, बी, यहाँ पे वर्टेक्स है। एक साइड क्या आ रही है, ए बी, एक ए बी का यूज हो रहा है, एक साइड का किसका यूज हो रहा है, बीसी का, ठीक है। बीसी का मतलब बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट, ठीक है। कुछ और मत समझ लेना, बीसी का मतलब बीसी क्या है, यहाँ पर एक साइड है। तो ये दोनों साइड का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है, दोनों साइड अपने योगदान दे रही है 90 एंगल बनाने में। और यहाँ पे बी क्या है, बी यहाँ पे वर्टेक्स है। जैसे अगर वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है, बी वर्टेक्स है। क्या एसी साइड का कोई योगदान है, यहाँ पर कुछ भी योगदान नहीं है, तो यही होगी इसकी अपोजिट। मतलब समझ लो भाई, ये जैसे आपकी कॉलोनी के अंदर कुछ काम हो रहा है, अब जो लोग वहां पर, कुछ लोग मान लो आप पे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको उस काम को पूरा करने में, तो वो क्या होगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब कुछ लोग क्या है, आपको लाइक उस काम के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब आप समझ लो कि यही उसके अगेंस्ट है, ठीक है। मतलब इस काम के ये अगेंस्ट है, इस काम के ये अपोजिट खड़े हुए हैं, हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो चीज खिलाफ है राइट एंगल के अंदर 90 के, वही क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, ठीक है। आप ऐसे पहचान सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और ये बेस, अब लड़ाई इसी की, परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा हो, ठीक है। लड़ाई इसी की है। हाइपोटेनस तो इजी है पहचानना, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। अगर भाई ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, अगर हम इसको ऐसे बना दें, अगर हम ऐसे करके बना दें इसको ए बी सी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनस है। अगर यहाँ पे 90 का एंगल है तो ये अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगी, तो ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बीसी जो है वो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है, और यहाँ पर बीसी जो है एज बेस भी आ सकता है। तो लड़ाई इसी चीज की है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसी को समझ लेते हैं सबसे पहले कि ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये कैसे पता करेंगे कि भाई परपेंडिकुलर क्या है हमारा। तो सबसे पहले तो देखो कि परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको एक लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए की रिस्पेक्ट में अगर मैं एंगल ए की बात करता हूँ, अगर मैं एंगल ए की बात करता हूँ तो इसकी रिस्पेक्ट के अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल ए की रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखी हुई है, साइड अपोजिट टू एंगल ए इज परपेंडिकुलर। यानी कि एंगल ए की अगर बात करें तो एंगल ए की अपोजिट वाली साइड क्या होगी, उसका परपेंडिकुलर होगी। देखो अब यानी कि एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड होगी, जिसका एंगल ए को बनाने में कोई भी योगदान नहीं। जैसे एंगल बी यानी कि 90 के अपोजिट साइड क्या आती है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का इसको बनाने में, एंगल बी को बनाने में कोई भी यूज नहीं था, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, है ना। यही तो हम सीख रहे थे। अब ऐसे ही एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड होगी, जिसका एंगल ए को बनाने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब देखो ए बी साइड का तो कंट्रीब्यूशन है एंगल ए को बनाने में, ए बी नहीं होगी तो एंगल ए भी नहीं होगा। एसी का भी है, ठीक है, एसी का भी है। अगर आप एंगल ए को ऐसे बनाते हो, ये एंगल ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी है, तो एक साइड होगी ए बी, एक साइड होगी एसी, तो दोनों का योगदान है। कौन सी साइड बचती है जो जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बीसी। यानी कि बीसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसके अपोजिट हो जाएगी, और जो साइड अपोजिट होगी एंगल ए के, वही क्या होगी, इसका परपेंडिकुलर। यानी कि एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी। समझ में आई बात। अब देखो बेस क्या होगा, अगर एक चीज परपेंडिकुलर ये होगी तो बेस क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है ना, और हाइपोटेनस तो बेस हो नहीं सकती है। बाकी आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो, इसकी भी एक
लाइक इसका भी कॉन्सेप्ट है, लाइक साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इज बेस, यानी कि एंगल ए के एडजेसेंट जो साइड होगी वो क्या होगी, इसका बेस होगी। अब एंगल ए के एडजेसेंट दो साइड होती है, एंगल ए के एडजेसेंट तो एसी भी है, लेकिन एसी हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि एसी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं हो सकती है। परपेंडिकुलर और बेस को आप आगे पीछे कर सकते हो, लाइक किसी को परपेंडिकुलर मान सकते हो, किसी को बेस मान सकते हो। ठीक है, वो अकॉर्डिंग लाइक इट विल बी टेकन बाय द अकॉर्डिंग टू लाइक विद रिस्पेक्ट टू विच एंगल इट इज आस्किंग। ठीक है, लेकिन हाइपोटेनियस का तो ऐसा कोई भी केस नहीं है, हाइपोटेनियस हमेशा ही सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि 90 एंगल एक ही होता है और 90 एंगल के अपोजिट ही होते हैं हाइपोटेनियस। तो इसलिए एंगल ए के एडजेसेंट एसी भी है और एंगल ए के एडजेसेंट बीसी भी है। एडजेसेंट मतलब जो उसके साथ में जुड़ी हुई है साइड। ठीक है, तो एसी तो हो नहीं सकती है बेस, तो बचेगा क्या फिर बेस के लिए, बी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर विदाउट एनी डाउट ए बी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। तो अगर एंगल ए की बात करें विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, तो हमारी हाइपोटेनिस तो एसी रहेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी बीसी, और बेस कितना हो जाएगा, ए बी। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ठीक है, अब देखो अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में बोला जाए, एंगल सी के रिस्पेक्ट में बोला जाए, तब कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। ठीक है, ये भी आसान है। देखो साइड अपोजिट टू एंगल सी, एंगल सी के अपोजिट जो होगा वही होगा उसका परपेंडिकुलर। अब एंगल सी पर आ जाओ, ये एंगल सी, एंगल सी की अपोजिट कौन सी होगी, जिसको एंगल सी में बनाने में जिसने कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करा है। एसी ने तो कॉन्ट्रीब्यूशन करा है एंगल सी को बनाने में, बीसी ने भी करा है, बीसी लाइन मिल रही है और एसी लाइन मिल रही है, तभी एंगल सी बन रहा है। ए बी ने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करा, तो यहाँ पर एसी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, और वैसे ही इसका बेस क्या होगा बताओ आप लोग, साइड एडजेसेंट टू इस टू सी इज बेस, तो इसके एडजेसेंट जो साइड होगी वही क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। अब एडजेसेंट यहाँ पर देखो, एंगल सी का एडजेसेंट मतलब जोन सी कोई मतलब जो दो साइड्स एंगल सी से ही जुड़ी हुई है, तो एंगल सी से एक तो ए सी जुड़ी हुई है, अगेन ए सी जो है वो हाइपोटेनियस है तो वो बेस हो नहीं सकती। दूसरी क्या बचती है, बी सी, तो बी सी हो जाएगा यहाँ पर बेस। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर परपेंडिकुलर था बी सी, यहाँ पर बेस बी सी है, यहाँ पर बेस ए बी था, यहाँ पर परपेंडिकुलर ए बी है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी हाइपोटेनिस तो सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर जो है वो इस बार ए बी हो जाएगा और बेस जो है वो इस बार बी सी हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये था, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, कि कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में पूछी गई है, हमेशा दो एंगल के रिस्पेक्ट में पूछते हैं, ये या फिर ये, 90 के रिस्पेक्ट में नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज जो है वो कैसे जनरेट हो रही है, या परपेंडिकुलर तो आपने बता दिया सर इसका क्या यूज क्या होना है, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये बेस मान लेते हैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में, इनका यूज कहाँ कहाँ पर है, क्या करना है, ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो पहले तो आप इन सब चीजों को समझ लो। जैसे देखो यहाँ पर कुछ हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक जो यहाँ पे वर्ड है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो लैंग्वेज है या फिर जो आइडेंटिटीज है वो सब यहाँ पे आप समझ लो। देखो हमारे पास में कुछ यहाँ पे वर्ड्स है, जैसे साइन है। ठीक है, अब साइन क्या होता है हमेशा, जैसे विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में साइन क्या होगा, तो साइन होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि अगर ए की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, एसी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो बीसी और एसी, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बीसी, और हाइपोटेन्यूस क्या है, एसी। ठीक है, मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए भी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो आइडेंटिटीज बता रहा हूँ वो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी होगी क्या, साइन, दूसरी हो जाती है कॉस। अगेन कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ये भी अगेन मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, अब कॉस बेस क्या है, यहाँ पर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या था, ए बी, हटाते हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या था, ए बी, तो बेस की जगह लिख सकते हैं हम ए बी, और हाइपोटेन्यूस तो अगेन एसी है। ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट क्या होता है हमारी आइडेंटिटीज के अंदर, टेंजेंट। ठीक है, अब टेंजेंट क्या होता है एंगल ए के रिस्पेक्ट के अंदर, टेंजेंट का क्या, टेंजेंट की आइडेंटिटी क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और बेस क्या है, ए बी, तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई हमारी तीन मेन आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटीज इनसे ही बनती है जो इनके जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, जैसे कि देखो साइन का अपोजिट क्या होती है, कोसेक। ठीक है,
कोसेक क्या हो जाएगी, इसके जस्ट अपोजिट होगी, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, या और आप यहाँ पे लिख सकते हो AC डिवाइडेड बाय BC। ठीक है, ऐसे ही कॉस का अपोजिट क्या होती है, सेक। ठीक है, यानी कि सेक का मतलब क्या हो गया, इसका अपोजिट हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि AC डिवाइडेड बाय AB। ठीक है, और टेंजेंट का अपोजिट क्या होता है, कोटेंजेंट। ठीक है, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, और बेस की जगह इसका उल्टा कर दो, जस्ट AB डिवाइडेड बाय BC। ठीक है, अब देखो यहां पर ये इनके जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे रिलेशन भी बना सकते हो कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में मतलब टेन बोलते हैं, ये टेन, इसको कॉट बोलते हैं। ठीक है, ये साइन का तो ऐसा यानी लिख देते हैं, इतना लिख देते हैं। ठीक है, ये भी होता है, ये कोसाइन हो गया, इसको बोलते हैं कोसाइन, इनकी फुल फॉर्म है कोसाइन। ठीक है, टेंजेंट और कोसेक, यानी कि ये कोसिकेंट, कोसिकेंट बोलते हैं, ई लगता है यहाँ पे, और ये सीकेंट। ठीक है, ये फुल फॉर्म ही लिख दी मैंने, अब इनकी शॉर्ट फॉर्म तो यही होगी जैसे, चलो अब शॉर्ट फॉर्म भी बताया तो उसकी कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पर, ये आप ये समझ लो कि यहाँ पे इस बार पूरे में मैंने आपको फुल फॉर्म लिख कर दे दी जो इनका पूरा नाम है। ठीक है, अब इनका एब्रीविएशन देख लेते हैं, जैसे कि, और एब्रीविएशन के साथ साथ मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताता हूँ, इसको कैसे भी आप याद रख सकते हो। देखो, जैसे कि हमारे पास में है गया साइन को हम लिख देते हैं ये SIN, इतना लिख दो। ठीक है, को साइन को लिख देते हैं हम कॉस, COS ले लिया कॉस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस। टेंजेंट को लिख देते हैं हम बस टेन। ठीक है, अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में साइन का उल्टा, क्या हो गया साइन का उल्टा, कोसेक। ठीक है, इसी तरीके से कॉस का उल्टा क्या हो गया, देखो कोसेक का हमने बस इतना लिया है, सेक का उल्टा क्या हो गया इसका, कॉस का उल्टा क्या हो गया, यानी कि कोसाइन का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। तो सीकेंट की जगह हम क्या ले लेते हैं, इसको बस सेक। ठीक है, अब बचता है टेंजेंट, टेन का एब्रीविएशन टेन हो गया, टेंजेंट का एब्रीविएशन क्या हो गया, टेन हो गया, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट नहीं लिखेंगे पूरा, बस कॉट लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इनको आप याद कैसे कर सकते हो, ये तो आपने देख लिया इनका रिलेशनशिप। ठीक है, अब आप यहीं पर एक टेबल बना लो। साइन क्या होता है, साइन मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन हो गया P अपॉन H, और कोसेक हो गया H अपॉन P। ठीक है, तो ये आप इस टेबल को ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही देखो कॉस क्या होता है, कॉस मैंने आपको बताया कि B अपॉन H होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। और सेक क्या होता है, सेक होगा इसका उल्टा, H अपॉन B। देखो ये रहा सेक, H अपॉन B। कोसाइन B अपॉन H, तो आप यहाँ से ऐसे ऊपर से नीचे आओगे तो पहले B आएगा फिर H आएगा, नीचे ऊपर जाओगे तो पहले H आएगा फिर B आएगा। बस आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो टेन इज P अपॉन B, और कॉट क्या हो जाएगा, B अपॉन P, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये टेबल बना के बाकी इसके ऊपर कई सारी अपनी अपनी ट्रिक होती है। ठीक है, जो काफी सालों से चली जा रही है, हमने भी सब वही पढ़ी थी। ठीक है, ऐसे टेबल बना लेते हैं, PBP। बेसिकली इसको याद करने का ये एक तरीका होता है, ऐसे करके लिखवाते हैं आपको, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया। ठीक है, ये कॉसेक हो गया, ये सेक हो गया, और ये कॉट हो गया। ठीक है, तो ये टेबल ऐसी है, ये भी टेबल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पंडित पी से पंडित बद्री प्रसाद, आप बस इतने, ये पहले तो आप तीन सीक्वेंस याद कर लो, साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन, फिर बाद में साइन का उल्टा याद कर लो क्या होता है, कॉस का उल्टा याद कर लो क्या होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, ये याद कर लो। ठीक है, और बेसिकली फिर आप यहाँ पर आ जाओ, ये बीच वाली टेबल का, बीच वाली टेबल को कैसे याद रखना है, सबसे पहले आएगा P, फिर B, फिर P। इसको आप याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे वाले का आएगा HHB, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, और भी होते हैं, ठीक है, दो तीन और हैं, तो आप किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो, मेरे को एक पता नहीं तो मैंने आपको एक बता दी। ठीक है, अब आपको ये टेबल भी समझ में आ गई, कौन किसका अपोजिट है ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो अपोजिट से ही हम एक यहाँ पर आइडेंटिटीज देखते हैं कि आइडेंटिटीज कैसे बनती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली चैप्टर के अंदर हर एक स्टेप एक आइडेंटिटी बन सकता है। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला बन सकता है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे साइन और कॉस क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं साइन की मल्टीप्लाई कर देता हूँ कॉस से, कॉस एक्स से, साइन और कॉसेक की दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो मेरे पास में क्या क्या मिल सकता है मुझे, देखो साइन और कॉसेक का मतलब क्या हो गया, साइन का मतलब हो गया P अपॉन H मल्टीप्लाई, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और कॉसेक का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो मतलब हुआ। अब हम किसी राइट एंगल को पढ़ते हैं तो उसके अंदर राइट एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है ना। अब ये सेम एक ही राइट एंगल है, सेम वही एक ही राइट एंगल है ये। ठीक है, उस राइट एंगल, चलो मैं यहाँ पे कुछ नाम राइट एंगल की कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे ये हो गया हमारा 3, ये 4, ये 5।
ठीक है, 3 4 5। अब ये क्या हो गया, देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 4, तो आप पी की जगह अगर 4 लिख देते हो ऐसे करके, मान लो 4 लिख दिया आपने पी की जगह। हाइपोटेन्यूज कितना है 5, हाइपोटेन्यूज की जगह लिख दिया आपने 5, फिर मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूज की जगह अगेन 5 और परपेंडिकुलर की जगह अगेन 4। तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, ये पूरा मिलाकर के आ जाएगा आपका 1। यानी कि साइन और कोसेक की जब मल्टीप्लाई करते हैं, साइन और कोसेक की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पर आपने ये एक आइडेंटिटी सीख ली, कैसे साइन और कोसेक की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो बजाय आप वैल्यू पुट करके काटो, आप ऐसे भी काट सकते हो, पी से पी करिए, पता है पी की वैल्यू सेम है, एच से एच कटेगा क्योंकि एच की वैल्यू सेम आएगी, है ना। यहाँ पर अगर एक्स लिखोगे तो वहां पर भी एक्स लिखोगे, यहाँ पर अगर 5 लिखोगे तो वहां पर भी 5 लिखोगे, तो वो कटेगी अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसलिए साइन और कोसेक को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये एक आइडेंटिटी समझ ली। और दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी, देखो हम कॉस और सेक को भी मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो जब आप कॉस को मल्टीप्लाई करोगे सेक के साथ में, तब आपका आंसर क्या आएगा, देखो कॉस का मतलब क्या होता है, बी अपॉन एच, और सेक का मतलब क्या होता है, एच अपॉन बी। यही तो होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, चलो बन गया जी बहुत बड़ा एक्स काटा पीटी का। तो इसका मतलब भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से भी आपने एक आइडेंटिटी देख ली कि कॉस और सेक को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। क्या आंसर आता है, 1 आता है। वैसे ही अगर हम tan और cot को भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई ना कोई आइडेंटिटी बनेगी। तो देखो करके देख लेते हैं, tan को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम cot से, तो tan होता है p अपॉन बी और cot होता है b अपॉन p। देखो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 आइडेंटिटी तो हमने सीख ली कि 3 आइडेंटिटी यहाँ से कैसे बनती है। अब इन तीनों आइडेंटिटी को यहाँ पे एक बारी पहले लिख लेते हैं। चलो इधर ही लिख देते हैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। बेसिकली मैं ये लिखवा रहा हूँ, साइन कॉस इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई साइन इंटू कॉस, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, और चलो नेक्स्ट उस पर लिखते हैं। ठीक है, छोटा छोटा हो जाएगा क्योंकि हमें फिर और भी आइडेंटिटी बनेगी ना, तो मैं उसी आइडेंटिटी की मदद से इसको बना देता हूँ। फिलहाल आप इतना नोट कर लो, ठीक है, मैं आगे का नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको बताता हूँ आपको। तो देखो स्टूडेंट, आइडेंटिटीज जो हमने अभी तक देख ली थी हमारी, वो आइडेंटिटीज क्या क्या थी वो देख लो। उससे पहले साइन मल्टीप्लाई बाय कॉसेक, आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है आंसर। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास में, कॉस मल्टीप्लाई बाय सेक, आंसर क्या आता है, 1। थर्ड थी हमारी tan मल्टीप्लाई बाय कॉट, आंसर कितना आता है, 1। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए यहाँ पे, फिलहाल आपने 3 फॉर्मूले सीख लिए कैसे बनते हैं। ठीक है, अब देखो इन फॉर्मूले तो और भी फॉर्मूले बनते हैं, बेसिकली कैसे बनते हैं देखो। साइन यहाँ पर है, यहाँ पे कॉस है, कॉस को उधर ले चलो, लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ पे ले जा रहे हैं हम, राइट हैंड साइड पे लेकर जा रहे हैं। तो देखो साइन मल्टीप्लाई बाय cosec इज इक्वल टू 1। अभी दोनों मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, और आपने सिंपल इक्वेशन या फिर ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल, तो आपने सॉल्व करी है ना कई सारी। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उसको लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर आके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन और ये 1, और ये 1 के साथ में cosec किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये साइन की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाय cosec। ये हो गया वहां पे हमारे पास में एक और फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा, एक और वो फॉर्मूला क्या है कि भाई साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक होता है। ठीक है, अब देखो इस बार तो मैंने कॉसेक को इधर ले गया, क्या मैं ऐसा भी हो सकता है क्या मैं साइन को इधर ले चलूं, ये भी तो हो सकता है ना भाई, साइन को भी तो इधर ले जा सकते हैं। ये फॉर्मूला है साइन मल्टीप्लाई बाय कॉसेक 1 होता है, इस बार मैं कॉसेक को यहीं पे रख रहा हूँ और मैं साइन को नीचे ले आता हूँ, साइन भी तो मल्टीप्लाई आएगा, साइन नीचे आ जाएगा। तो कॉसेक इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 1 अपॉन साइन। ये भी एक फॉर्मूला है कि भैया कॉसेक इज इक्वल्स होगा 1 अपॉन साइन। ठीक है, तो देखो इस एक फॉर्मूले से हमने एक कॉन्सेप्ट से एक फॉर्मूला बनाया। ठीक है, इस फॉर्मूले से ही बाकी 2 फॉर्मूले भी इवॉल्व हुए, समझ में आ रही बात। अब देखो ऐसे ही आप खुद भी इनसे 2-2 फॉर्मूले बना सकते हो, इससे और इससे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करो पहले फॉर्मूले देखो, और फिर अब मैं बताता हूँ आपको इसका फॉर्मूला। ये तो इसका बन गया, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस का, सेम ऐसे ही एज इट इज कॉस इज इक्वल्स टू सेक 1 अपॉन सेक हो जाएगा, और सेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, 2 अलग अलग फॉर्मूले बन गए बेसिकली। ऐसे ही tan का भी एक फॉर्मूला बन जाएगा कि tan इज इक्वल्स टू कॉट उधर चले जाएगा, 1 अपॉन कॉट हो जाएगा, और कॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूले बन रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो सारे के सारे एक किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से ही मिलकर बने हुए हैं। बेसिकली सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट से ही मिलकर बनते हैं। कोई भी एक फॉर्मूला होता है वो किसी भी एक कैलकुलेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है, कि बस ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ तक हम लाके रुक चुके हैं, अब यहाँ से हम इसके अंदर सीधा वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ही आएगा, सही आंसर आएगा। बस फॉर्मूला यही है, ऐसे ही फॉर्मूला इवॉल्व हुआ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग, जस्ट लाइक इट इज जस्ट द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एनी कैलकुलेशन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक हमने जो चीजें सीखी हैं, जो आइडेंटिटीज सीखी हैं, इन आइडेंटिटीज का आप करोगे क्या जब तक आपको उसका यूज करना ही नहीं आएगा कि कहाँ पर यूज करना है।
ठीक है, आइडेंटिटी सीख ली, अच्छी बात है, लेकिन यूज करना भी तो आना चाहिए। समझ में आया? तो अब हम इनको कैसे यूज करेंगे उसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है समझो और इसको करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल करते ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो फर्स्ट एग्जांपल से पता लग जाएगा आपको। 8.1 एक्सरसाइज में से कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। देखो, तो पहली चीज तो हमें गिवन है 10a जो है वो 4/3 है। अब ये 4/3 क्या है, मतलब रेशो है। 4/3 क्या है, रेशो। अब आपको इतना याद रखना होगा कि भाई 10 का मतलब क्या होता है। 10 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, अब 10a बोल दिया, यानी कि ये बात कर रहा है किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल की, और उसके अंदर जो एक एंगल है ए, तो ए के रिस्पेक्ट में बोल रहा है ये। अब देखो एंगल ए है, तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, ए का अपोजिट। ए का अपोजिट क्या है, ये, यानी कि यहाँ पर ये है परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया 10a जो लिखा हुआ वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो है वही दिया गया है 4/3। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मान लो परपेंडिकुलर क्या पता 8 हो, और तो बेस जो है वो 6 होगा। इसको मिनिमाइज करके 4/3 आ गया है। 2 4 2 3 कुछ भी हो सकता है, 40 हो सकता है, 30 हो सकता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 40 हो सकती है, बेस की वैल्यू 30 हो सकती है, मिनिमाइज करके 4/3 आ गया। ठीक है, दैट्स इट, कुछ भी आ सकता है। तो इसी तरीके से जो रेशो दिया गया है, और रेशो क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन का लोवेस्ट कंपैरिजन या फिर लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो वो दी गई 4/3। अब आप यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको के करके बताएंगे, अच्छा तरीका है वो। ठीक है, प्रॉपर डिस्क्रिप्टेड वे है, प्रॉपर वो। यहाँ पर इसको के मान लो या एक्स मान लो। ठीक है, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आने वाला है। इसलिए मैं ये के वगैरह नहीं मानता हूँ। ठीक है, जो मान के करते हैं अच्छी बात है वो जो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, क्योंकि आंसर जो है वो वही, और वो वही आंसर आता है। ठीक है, और कोई सीबीएसई का रूल ब्रेक नहीं होता है यहाँ पर, इसलिए मैं नहीं मानता। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 10a जो है वो 4/3 है। 10a जो है वो कितना है, 4/3। और 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 मैंने आपको क्या बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 4/3 जो है वो परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल है। यानी कि यहाँ से p की वैल्यू आ गई 4, बेस की वैल्यू आ गई 3, यानी कि p हम 4 मान सकते हैं और b जो है हम 3 मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, तो हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से इन तीन में से कोई भी दो चीज पता होती है तो तीसरी निकल जाती है। ठीक है, फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर वी नो 4 and 4 का स्क्वायर is 16, b बेस यानी कि 3, 3 का स्क्वायर is 9, दिस इज गोना बी 25, so h स्क्वायर is 25, then h will be 5। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 5। ठीक है, अगेन ये 5 का मल्टीपल हो सकता है, जैसे 5 2 10, 5 3 15, क्योंकि मैंने यहाँ पर k नहीं माना, लेकिन रेशो हमें निकालना है, फाइंड द अदर रेशो, तो इसलिए k मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेशो में आंसर आएगा, आपको बाद में मिनिमाइज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं नहीं मान रहा हूँ। तो हाइपोटेनस आ गई 5। अब हम निकाल देते हैं दूसरी आइडेंटिटी। तो देखो सबसे पहली आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास में, सबसे पहली दूसरी हो तो आपको याद करने के, मैंने जो आपको वो चार्ट लिखवाया था उससे भी याद कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन करो आप साइड में चार्ट बना सकते हो अपने अपने प्रेफरेंस के लिए, जो मैंने बताया था ना, साइन कॉस टेन, है ना, साइन का उल्टा कोसेक, फिर कॉस का सेक और टेन का कॉट, वो आप बना सकते हो। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे करके आप इसको बना सकते हो साइड में। तो आप 2 3 बार बना लोगे, अब 1 2 3 क्वेश्चन कर लोगे, आपको याद हो जाएंगी चीजें। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में साइन। अब साइन ए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए, एंगल ए की बतानी है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में चलेंगे। अब एंगल ए का मतलब साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कितना था हमारा, परपेंडिकुलर था 4, और हाइपोटेनस कितना है 5, यहाँ पे लिख देते हैं भाई 4/5 होगा। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, साथ साथ में उल्टा निकाल दो इसका, वो होगा h/p, यानी कि 5/4 हो जाएगा। फिर आ जाओ कॉस पे, कॉस क्या होता है, b/h, बेस अपॉन h, बेस कितना है 3, h कितना है 5, तो ये आ गया 3/5। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और सेक क्या होगा फिर h/b, h कितना है 5 और b कितना हो जाएगा 3। फिर 10 तो हमें पहले से पता ही है 4/3 है, 10 का उल्टा निकालना है वैसे, सॉरी, यानी कि कॉट निकालना है। कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, b/p, बेस इज 3, p इज 4। तो ये निकल गई हमारी सारी बाकी आइडेंटिटीज, 1 2 3 4 5 6 में से एक ही बनती। हमेशा ऐसे होगा, 6 में से एक दे देंगे, आपको पूछेंगे बाकी की निकालो, या कोई 2 3 पूछ लेंगे, कोई एक ये निकाल दो, जैसे 10a गिवन है तो पूछ लेंगे आपसे साइन a निकाल के दिखा दो। ठीक है, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइन b निकाल के दिखाओ या साइन c निकाल के दिखाओ, ये भी बोल सकते हैं, जैसे लाइक फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए। जैसे एंगल ए का निकाल लिया हमने, मान लो हमें पूछा गया फाइंड व्हाट इज साइन सी, साइन सी क्या होगा, यानी कि एंगल सी की बात कर रहा है। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में अब हम परपेंडिकुलर और बेस को देखेंगे। अगर एंगल सी है तो एंगल सी का, अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखना तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। मैंने आपको बताया कैसे हम एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं परपेंडिकुलर को और बेस को। और एंगल सी के एडजेसेंट साइड जो होगी यानी कि बी सी।
BC क्या हो जाएगी यहाँ पे, बेस हो जाएगी, लेकिन बेस हमें चाहिए नहीं। साइन क्या होता है, साइन मैंने आपको पढ़ाया था, साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या आएगा, AB, और हाइपोटेनस क्या आएगी, AC। ठीक है, क्या आएगी, AC। अब देखो AB कितना था हमारा, AB यहाँ पर परपेंडिकुलर का पहले काम कर रहा था, परपेंडिकुलर का AB। ठीक है, ये रहा 10A की अगर बात करते हैं तो AB यानी कि ये 4 होगा और ये 3 होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया साइन C, तो साइन C के रिस्पेक्ट में AB कितना आएगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो मैं इसलिए यहाँ पर AB क्या लिखूंगा, 3, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगी। तो देखो साइन A के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आई है, साइन A की 4/3, और साइन की एंगल C के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आई है, 3/5। बात समझो, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि C के रिस्पेक्ट में निकालो एंगल, तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में बोली गई है बात। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल था, ऐसे ही बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और दूसरे की वैल्यू पूछेंगे। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल था, ये था एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं क्या पूछा गया है। एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि इसके इस एग्जाम्पल के अंदर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो जितने भी वेरीफाई बेस्ड या प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा ही थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू फाइंड आउट द वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली इनको आपको ढंग से समझना चाहिए। एक दो क्वेश्चन की जरूर पूछे जाते हैं जिसके अंदर प्रूफ करना है, और ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ सकता है कि लाइक कोई एक क्वेश्चन देकर के प्रूफ करो। तो खैर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला गया है। एंगल बी एंड एंगल क्यू आर अक्यूट एंगल सच दैट साइन बी एंड साइन क्यू जो है वो आपस में इक्वल है, देन प्रूव दैट एंगल बी एंड एंगल क्यू जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है, ये प्रूफ करना है। यानी कि अगर हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगाना सीख रहे हैं, और यहाँ पर ही हमें बी मानना पड़ेगा, या तो यहाँ या फिर यहाँ, क्योंकि ये तो 90 एंगल है। सी जो है वो क्या है, 90 है, लेकिन बोल दिया गया एंगल बी जो है वो अक्यूट है, यानी कि या तो ये लोगे या ये लोगे, 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और उसी तरीके से अगर यहाँ पर साइन बी ले लें हम, तो साइन बी अगर मैं लूं तो साइन बी की जगह बी, ये वाला पॉइंट है, ये वाला एंगल है, इसके रिस्पेक्ट के अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो साइन बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखा जा सकता है, ये AC, और बेस की जगह AB। यहाँ तक चीज क्लियर है। उसी तरीके से अगर मैं एक और ट्राइंगल ले लूं जिसके अंदर एक एंगल है Q, सो PQR नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, ये वाला एंगल है, तो हमें साइन Q की वैल्यू अगर निकालनी है कि साइन Q क्या होगा, तो देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब आप देख लो परपेंडिकुलर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल Q, क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा ना, पता है था, अपोजिट साइड जो होती है किसी एंगल के वही होता है उसका परपेंडिकुलर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी कि PR डिवाइडेड बाय PQ। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक हिंट दी गई है कि साइन बी और साइन क्यू दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए हम साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी इस क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ से कर रहा हूँ मैं आगे का। साइन बी जो है वो बोला गया है कि इक्वल है साइन क्यू के। साइन बी हमने क्या निकाल लिया है, AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू PR अपॉन PQ। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। यानी कि अब ये दोनों देखो आपस में AC और AB का कुछ रेशो निकल कर आएगा, ऐसे ही PR एंड PQ का कुछ रेशो निकल कर आएगा। ये दोनों रेशो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि AC 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 हो। ठीक है, बात समझो, जैसे मान लो ये हमारे पास में 5 है और ये हमारे पास में 15 है, तो इनका जो रेशो आ रहा है 1/3, वही इनका भी रेशो आएगा। लेट्स सपोज ये 25 है, ये 75 है, तो यहाँ पर भी रेशो आ रहा है 1/3। तो रेशो जो है, रेशो के रिस्पेक्ट पे दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, वैल्यू चाहे अलग हो, इक्वल भी हो सकती है, हमें नहीं पता इक्वल है कि नहीं है, लेकिन रेशो इक्वल है। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा था आपको। अब इनका जो रेशो है वो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज मान लेते हैं इनका रेशो क्या है, के है। रेशो भी x मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर इनका रेशो x है तो हम लिख सकते हैं AC AB का जो रेशो आएगा वो x आएगा, और यही रेशो आएगा PR और PQ का। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो AC और AB जो है वो इक्वल है PR और PQ के। PR को नीचे ले आओ, PR यहाँ पे मल्टीप्लाई, PR जो है वो PQ के साथ में डिवाइड का है, तो PR को इधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा AC अपॉन PR, और AB को इधर ले आओ, AB यहाँ पर डिवाइड का है, तो AB इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पे नीचे लिखा है, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो बस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, बाकी सब सेम है, इनका रेशो भी क्या होगा, क्या ही होगा, सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, AC और PR की वैल्यू भी क्या होगी, x, हमने x माना था रेशो, तो इसको भी x मान लेते हैं, और AB और PQ का रेशो भी x ही होगा। होगा कि नहीं होगा, रेशो सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, AC की वैल्यू क्या हो सकती है, AC हो सकता है हमारा XPR, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय PR। ठीक है,
एक्स मल्टीप्लाई बाय पी आर, और ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स मल्टीप्लाई बाय पी क्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो दोनों ही ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर पाइथागोरस भी यूज हो सकती है, तो पाइथागोरस का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर पाइथागोरस का यूज करेंगे तो आएगा ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज है, सो लिख देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी एंड बी सी का स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और अब यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल का भी लिख देते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ तक चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो हमें किसी भी दो एंगल्स को अगर हमें इक्वल प्रूफ करना है ना, किसी दो ट्राइंगल्स के दो अलग अलग एंगल्स को अगर हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो इसका मतलब क्या है, हमें उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलर प्रूफ करने का तरीका क्या है, या तो तीनों तीनों एंगल्स हमारे पास में इक्वल प्रूफ हो जाए। ठीक है, अब इस केस के अंदर तो तीनों एंगल्स का तो कोई गेम ही नहीं है, यहाँ पर साइड का गेम है। साइन की वैल्यू दे रखी है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक साइड होती है, हाइपोटेन्यूज एक साइड होती है, तो हम साइड को ही इक्वल या साइड का ही रेशो या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को ही हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, या उनके रेशो को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोई दो ट्राइंगल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, कोई जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, इसकी ये वाली साइड ए सी और इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड पी आर, इसकी दूसरी साइड ए बी और इसका भी हाइपोटेन्यूज ले लिया पी क्यू, फिर इसका बेस बी सी और इसका बेस क्यू आर। अगर इन तीनों का रेशो जो है वो आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे, अगर इनका रेशो इक्वल है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का। तो अगर ये सिमिलर है तो इनके जो एंगल है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो भी आपस में क्या कहलाएंगे, कि इक्वल है वो। ठीक है, यानी कि सिमिलर है, जैसे एंगल बी एंगल क्यू के सिमिलर हो जाएगा, एंगल आर एंगल सी के, और एंगल ए एंगल पी के सिमिलर हो जाएगा। समझ रहे हो, तो हमें ये प्रूफ करना है बेसिकली। लेकिन इसमें से हमने कोई दो पेयर को आप पहले ही हमने निकाल लिया कि आपस में इक्वल है, लाइक ए सी और अपॉन पी आर इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू के। यहाँ पर देखो ए सी और पी आर और किसके इक्वल है, ए बी एंड पी क्यू के, यानी कि बचता क्या है, बी सी एंड क्यू आर। बस बी सी और क्यू आर को अगर आप एनी हाउ मतलब इनके इक्वल प्रूफ कर देते हो, तो आप बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल क्या है, फिर सिमिलर है और इनके एंगल्स भी सिमिलर होंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए, तो बी सी चाहिए और एक क्यू आर चाहिए, तो इनको ही बेसिकली इनके ऊपर ही गेम है, तो इनको देखते हैं। तो बी सी को यहीं पर रहने देते हैं, बी सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर को मान ले चलते हैं, तो ए सी स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं, पी आर स्क्वायर को उधर ले चलते हैं, तो पी आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, और इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड वाली लेफ्ट हैंड वाली चीज को लेफ्ट हैंड वाली चीज से डिवाइड कर देते हैं, और जो राइट हैंड पर है बी सी स्क्वायर है राइट हैंड पर, यहाँ पर जो राइट हैंड पर है क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो राइट हैंड वाली चीज राइट हैंड साइड से हो जाती है, यहाँ पे आप लिख दो डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, लिख देना लाइक डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट बाय सेकंड, ऐसे करके। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आप इनका स्क्वायर रूट हटाओ, जैसे इसका स्क्वायर हटाओ, आप यहाँ से हटाओगे जब स्क्वायर, या फिर आप वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास में ए बी की कुछ वैल्यू निकाली थी हमने यहाँ पर, हाँ ये रही, ए सी की वैल्यू निकाली थी हमने पी आर एक्स। ठीक है, तो ए सी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, पी आर एक्स लिख सकता हूँ, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय पी आर, ए सी की जगह लिख दिया, लेकिन ए सी का स्क्वायर है तो इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। वैसे ही देखो ए बी स्क्वायर, यानी कि ए बी की भी मैंने कुछ वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी, एक्स मल्टीप्लाई बाय पी क्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय पी क्यू, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ए बी स्क्वायर है तो यहाँ पर इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक चीज क्लियर है। अब देखो नीचे क्या है, पी क्यू माइनस पी आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, बी सी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों में ये तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, दोनों में से एक्स बाहर चलेगा, नीचे क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखो ये सेम है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो इस पूरे ब्रैकेट से नीचे वाली पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझो उसका और फर्दर, यहाँ पे जो स्क्वायर है आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर सुना है ना, ये दोनों तरफ जो स्क्वायर होता है तो उसको ब्रैकेट में एक साथ लिख सकते हैं, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बी सी और क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई। हमने और एक्स किस की वैल्यू मानी थी,
ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर। तो क्या एक्स की जगह यहाँ से एक्स को हटा के ये लिखा जा सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक्स को हटा दिया, एक्स की जगह ये पूरा लिखा जा सकता है ना, ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू। क्या प्रूफ हो गया? तीनों चीज प्रूफ हो गई यहाँ पर। अगर ये प्रूफ हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल पी आर क्यू जो है दोनों क्या है, सिमिलर है। तो हम बोल सकते हैं हेंस ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर है ट्राइंगल पी आर क्यू के, और अगर ऐसा है तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। तो ऐसे ये यहाँ पे प्रूफ करना है। देखो स्टूडेंट, अब एग्जांपल नंबर 3 समझते हैं। अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से समझना। कंसीडर अ ट्राइंगल ए सी बी। एक ट्राइंगल है ए सी बी जिसके अंदर राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर। तो सबसे पहले तो राइट एंगल बना लेते हैं यहाँ पर हम। तो ये हमारा राइट एंगल हो गया, जहाँ पे एंगल सी जो है वो राइट एंगल, यानी कि ये मान लिया मैंने एंगल सी। ए और बी को आप कहीं पर भी मान सकते हो, आप कितनी मर्जी है, ठीक है। तो बी के अपोजिट वाली क्या होती है, हमेशा हाइपोटेन्यूज, सॉरी बी के अपोजिट नहीं, 90 के अपोजिट वाली हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये तो होगी हमारी हाइपोटेन्यूज एच। अब इसमें से परपेंडिकुलर और बेस कौन सी है वो और समझ लेते हैं। इन विच ए बी जो है वो 29 है। तो ए बी ये रहा हमारा, ये 29 है, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 29 यूनिट है, यानी कि सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर उन्होंने नहीं दिया, 29 है। बीसी कितना है, बीसी ये ले लेते हैं फिर 21 यूनिट है, यानी कि ये अभी परपेंडिकुलर या बेस है वो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इसको हम बीसी मान लेते हैं फिलहाल, ठीक है। और कोई एक ट्राइंगल एंगल ए बी सी जो है वो थीटा है, यानी कि ये हो जाएगा एंगल बी जो है ये हो जाएगा हमारा थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थीटा। अगर आपने एंगल बी यहाँ पे माना है तो आपको यहाँ पे थीटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, हमें तो ये निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो देखो एसी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो एसी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले तो पाइथागोरस की वजह से हम एसी निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा, अगेन हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 29, तो 29 का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर और बेस हमें दोनों में से कोई एक पता है, तो आप कोई भी एक लिख लो, ठीक है। इनमें से फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ भी मान लो, जैसे इसको मान लेते हैं, बीसी मान लेते हैं परपेंडिकुलर, तो 21 का स्क्वायर, और ये बच गया फिर बेस, ये एसी लिख लेते हैं, एसी का स्क्वायर, ठीक है। 29 का स्क्वायर होता है 841, हाँ 21 का होता है 441। इसको उधर ले चलते हैं, माइनस का कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 400 इज इक्वल टू एसी। अगर एसी स्क्वायर की वैल्यू 400 है तो एसी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 400 यानी कि 20, ठीक है। और अंडर रूट 400 का मतलब होता है 20, तो ये आ जाएगी हमारी 20, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा क्या है, ठीक है, कुछ भी नहीं, एक एंगल है बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे थीटा की कुछ वैल्यू भी दे सकते थे वो, कि 30 है, 40 है, 45 है, 60 है, 90 है, ठीक है। तो उन्होंने कोई वैल्यू दे दी, उन्होंने एक कॉमन नाम दे दिया थीटा, ठीक है बस। तो कॉस थीटा, मैंने थीटा को यहाँ पे बना लिया बी को, क्योंकि ए बी सी जो है वो थीटा बोला गया, तो मैंने ये मान लिया, बी की जगह पे मैंने थीटा मान लिया, एंगल बी के ऊपर ये वैल्यू। तो इसके रेफरेंस में अब हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर इसके रेफरेंस में, इस थीटा के रेफरेंस में परपेंडिकुलर होगा ये, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एंगल की बात करी जाती है उस एंगल के अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाता है फिर, जो एडजेसेंट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा बेस। और हाइपोटेन्यूज तो दूसरी एडजेसेंट साइड होती है 90 के अपोजिट वाली। तो अब आप यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस की वैल्यू याद करो, मैंने आपको क्या बताई थी, बेस अपॉन हाइट, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, यानी कि बी अपॉन एच। तो बेसिकली कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वो भी वही होगा, बेस अपॉन हाइट। लेकिन थीटा का मतलब क्या होगा, कि कौन सा वाला बेस होगा, ये वाला बेस होगा या ये वाला बेस होगा। तो यहाँ पर बेस क्या है, ये बेस है, इसके रेफरेंस के अंदर बेस क्या है, ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, या थीटा यहीं पे लिख देते हैं, कॉस थीटा इज ऑल्सो बेस अपॉन हाइट। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, बी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तभी तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। समझ रहे हो बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, या फिर आप, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आपको करना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। तो कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा अगर बेस अपॉन हाइट है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सिमिलरली साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है। तो साइन, अगर हमें यहाँ पे साइन तो दिया नहीं, हमें क्या दिया, यहाँ पे स्क्वायर में दिया, तो आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो अगर आप इधर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पर करोगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये दो चीजें हमें यहाँ से देखने को मिलेंगी कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, जो
कॉस थीटा है उसी का हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि जो कॉस थीटा की जो वैल्यू है इसी का हम स्क्वायर कर देंगे बी स्क्वायर और हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ जाओ, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा था। आप इसको लिख भी सकते हो कि क्वेश्चन ये सॉल्यूशन का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप लिख दोगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई बुराई नहीं है। अब आप यहाँ पर आ जाओ फर्स्ट पार्ट के अंदर कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और उसका स्क्वायर। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और उसका स्क्वायर, यही होगा। और स्क्वायर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे बेस स्क्वायर लिख देंगे और हाइपोटेनियस स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख देंगे और हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक चीज क्लियर है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अब आप बेस की वैल्यू लो, आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, बेस क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली चीजें, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। ठीक है, बेस क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट के अंदर बेस क्या होगा हमारा, ये वाला बेस होगा। और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 21, तो यहाँ पे लिखते हैं 21 और उसका स्क्वायर। हाइपोटेनस तो यही रहेगा 29 का स्क्वायर। ठीक है, और अब यहाँ पर आ जाते हैं, परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट के अंदर परपेंडिकुलर होगी ये वाली साइड, तो ये कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर और हाइपोटेनस सेम रहेगी। आप सॉल्व करते हैं, 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841 होता है। 20 का स्क्वायर 400 और ये 841, बेस दोनों अगर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले की डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 4 और 4 8 और 4 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये हमने एक पहला, यहाँ से हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है कर लिया। ठीक है, बीच में थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर, एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही फेमस है, काफी यूज भी किया जाता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, वो यहीं से बना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा बनाता है, हमेशा बनाएगा, हमेशा। थीटा का सेम है, ऐसा नहीं कि कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की जगह यहाँ पे बीटा दे दिया, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, पाई दे दिया, ए दे दिया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए दे दिया, साइन स्क्वायर बी दे दिया, तब नहीं आएगा, तब अलग आएगा। थीटा का मतलब सेम एंगल, एंगल सेम होना चाहिए, ये वाला एंगल है अगर, ठीक है, अगर ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, अल्फा ले लेते हैं इसको, तो कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन अल्फा स्क्वायर दोनों क्या होंगे, 1 होंगे, दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी 1 होगा। गलत तब होगा जब हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, अगर तब 1 लिखेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, इसी तरीके से ऐसे ही बनाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड वाला। सेकंड पार्ट को देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस बार इसने पहले एक बार इसने एडिशन पूछ लिया, अब इस बार पूछ रहा है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस क्या है। तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा लिखा हुआ यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। अगेन कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस और उन दोनों का स्क्वायर। यहाँ पर साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों का स्क्वायर। बेस कितना आएगा हमारा, बेस कितना था यहाँ पे, हमारा बेस था 21, तो 21 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर, हाइपोटेनस थी 29। परपेंडिकुलर कितना था 20 का स्क्वायर और हाइपोटेनस 29 का स्क्वायर। ठीक है, थीटा तो सेम ही है ना, थीटा सेम है, तो हमें तो थीटा सेम है तो परपेंडिकुलर बीस ही रहेगा, थीटा के अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि एंगल के अपोजिट जो भी साइड होती है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ जाएगा उसके अपोजिट साइड जो होगी वही होती है क्या, परपेंडिकुलर। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाया। ठीक है, जब हम इसको लाइक एग्जांपल करने से पहले भी वीडियो पॉज करके रिवाइज करते रहो साथ साथ, और पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पर 21 का स्क्वायर 441 डिवाइडेड बाई 29 का स्क्वायर 841, और ये हो जाएगा 400 841। जब बेस सेम होते हैं तो डायरेक्ट ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है, तो 441 में से 400 जाएंगे तो 41 841, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों ही पार्ट को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और भी चीजें पूछ सकता था यहाँ पर, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल था। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले तो एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें बी पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल बी, और बी की अपोजिट वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ए और सी को आप कहीं पर भी मान सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, फिर पूछा गया इफ tan ए जो है वो कितना है, 1 है, यानी कि ये वाले एंगल की बात कर रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, जो इसका अपोजिट होगा, यानी कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, तो tan ए जो है वो कितना दिया गया है, 1। तो हमें वेरीफाई करना है 2 sin a एंड cos a, यानी कि एंगल सेम दिया गया है ए और ए।
ठीक है, साइन भी ए और कॉस भी ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो देखो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले tan ए की वैल्यू क्या है, 1 है। सो tan ए इज इक्वल टू 1 और tan ए किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगा। tan ए की जगह यहाँ से 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर भी 1 आ गया और बेस भी 1 हो जाएगा यहाँ से हमारा, यानी कि इसका रेशो 1 और 1 हो जाएगा। बेसिकली परपेंडिकुलर की वैल्यू भी सेम रही होगी 5 मान लेते हैं, बी की वैल्यू 5 रही होगी, तभी दोनों को काट के 1 आ गया, है ना। तो नीचे भी 1 ही आएगा, ऊपर बनाएगा तो नीचे भी बनाएगा, तो हमें पता नहीं है क्या थी वैल्यू, तो हम बस यहाँ पर 1 और 1 मान लेते हैं फिलहाल, कि परपेंडिकुलर भी हमारा 1 है और बेस भी हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, अब लगाते हैं यहाँ पर हाइपोट वो पाइथागोरस थ्योरम और हम निकालते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा इसका, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर हमें पता है 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, बी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 2। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर जो है वो 2 आ गया, तो हाइपोटेन्यूस क्या आएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, तो h की वैल्यू भी निकल कर आ गई, हाइपोटेन्यूस की कितनी आ गई, √2। अब यहाँ पे पुट करते हैं इस वैल्यू को और इसको वेरीफाई करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ए मैन मल्टीप्लाई बाय कॉस ए इज इक्वल टू 1, हमें ये प्रूफ करना है। अब देखो साइन ए, यानी कि यहाँ पर आ जाओ, साइन ए की अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, तो एंगल सेम दिए हैं तो परपेंडिकुलर और बेस हमारा चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर और बेस हमारा सेम रहेगा। अगर यहाँ पे साइन ए की जगह साइन सी दे देता, तब ऐसे केस के अंदर ये परपेंडिकुलर हो जाती है ए बी साइड और ये हो जाती है हमारी बेस। ठीक है, उस केस के अंदर मैं आपको जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं क्वेश्चन के साथ साथ वो भी समझाता हुआ चल रहा हूँ, कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको उल्टा दे दे वैल्यू दे tan ए की और पूछे साइन सी, तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में सोच रहे हैं सर ने एक एग्जांपल करवाया था, क्वेश्चन करवाया था, तो ऐसे में हमने बस पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूस निकाल लिया और वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर दिया, लेकिन हमारा हो नहीं रहा है। ठीक है, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वैल्यू इस बार चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो साइन सी में और साइन ए के अंदर फर्क है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ए, यानी कि साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है, मल्टीप्लाई कॉस ए, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है इनों के बीच के अंदर। ठीक है, बच्चे 10th क्लास क्लियर कर लेते हैं, फिर भी ये भी पता नहीं पाता कि रिलेशन क्या है, क्योंकि लोग बताते नहीं है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। ठीक है, और ये SIN इनके बीच में कोई मल्टीप्लाई का रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, ये तो एक स्पेलिंग एक नाम है बस, साइन उसकी शॉर्ट फॉर्म है साइन। ठीक है, इनके बीच में कोई मल्टीप्लाई का रिलेशन नहीं होता। आज की 2 के इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय साइन, तो वो साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे x है तो 2x लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिख देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ऐसे ही। साइन ए का मतलब क्या है कि साइन और ए मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन, मैं आपको जो समझा रहा हूँ चीजें ध्यान से समझो, साइन ए का मतलब ये नहीं है कि आप साइन मल्टीप्लाई बाय ए कर दो, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है इसका मतलब, याद रखना। इसका मतलब है कि भैया साइन जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, साइन और एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर और बेस है वो लिखना है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सालों सालों तक क्योंकि कोई बताता नहीं है। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जिस चीजों में मैं भी कंफ्यूज था जब मैं स्टूडेंट था। समझ में आया बात को, मैं इसलिए आपको, मैं जिन चीजों से मैं समझाऊं, मैंने जो चीजें सीखी हैं, जो मेरे को परेशानियां हुई सीखने में कि क्या चीजें क्लियर नहीं कर रहे हैं, मैं आपको वो चीजें क्लियर करवा रहा हूँ साथ ही साथ में। ठीक है, तो ये सब एक कैलकुलेशन का पार्ट है चीजों को समझने का। ठीक है, उसी तरीके से ये कोसाइन है, यानी कि कोस, और यानी कि कोस ए का मतलब क्या है कि भैया कोस की वैल्यू लिखो लेकिन एंगल ए के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू लिखो। समझ में आया, क्योंकि कोस की वैल्यू तो हमने पढ़ लिया कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। बेस तो मैंने आपको बताया, बेस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस ये होगा AB, और एंगल सी के रिस्पेक्ट में बेस BC होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रिलेशन ये है, और मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा, एक यहाँ पर मल्टीप्लाई का रिलेशन अप्लाई होगा और एक यहाँ पर मल्टीप्लाई का रिलेशन अप्लाई होगा, दैट्स इट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो 2 परपेंडिकुलर हमारा कितना था 1, और बेस भी 1 था और हाइपोटेन्यूस आया √2, तो परपेंडिकुलर की जगह लिख देते हैं 1, हाइपोटेन्यूस की जगह लिख देते हैं √2, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू √2 निकली। बी की वैल्यू भी 1 है, हाइपोटेन्यूस कितना है अगेन √2, यहाँ पर ये 1 चल रहा है, 2 1 2, 2 1 2, ऊपर तो आएगा 2, √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो ये क्या हो जाएगा √4, और √4 इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे 2 √4 का मतलब क्या होता है 2 होता है। ठीक है, √4 का मतलब क्या होता है 2 होता है, और आप डायरेक्ट ऐसे भी 2 निकाल सकते थे कि रूट से रूट कट जाएगा और आंसर आएगा 2। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ये हो गया वेरीफाई करना था हमें इसके अंदर ये। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अच्छा क्वेश्चन था, पहला प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 एक लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5
वो और समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 समझते हैं स्टूडेंट, क्या बोला गया है। अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। इन अ ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, फिगर भी गिवन है बुक के अंदर, ये ऐसा फिगर है, ठीक है। एक राइट एंगल ओ पी क्यू के अंदर पी पर राइट एंगल बन रहा है, यानी कि राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और ओपी गिवन है 7, ओपी ये रहा हमारा, ये 7 सेंटीमीटर है। ओ क्यू, ये रहा ओ क्यू, और पी क्यू का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन क्यू एंड कॉस क्यू, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, जो जो चीजें गिवन है वो देख लेते हैं। 7 सेंटीमीटर, दूसरी चीज गिवन है ओ क्यू माइनस पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो एक तो है ओ क्यू, तो ओ क्यू का ही निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि ओ क्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, हाइपोटेनस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू। मैंने ओ क्यू की वैल्यू इसलिए निकाली है यहाँ पर, ओ क्यू की वैल्यू निकाल ली 1 प्लस पी क्यू पे इधर ले आए, ठीक है। ये इसलिए निकाल ली क्योंकि हाइपोटेनियस हमारे पास में क्या है, ओ क्यू है। तो और फॉर्मूला जो होता है पाइथागोरस वाला, उसके अंदर हम हाइपोटेनस की जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये भी निकाल सकते हो माइनस पी क्यू, और ओ क्यू को इधर ले आओ, 1 माइनस ओ क्यू हो जाएगा, तो वो माइनस के साइन में चले जाएगा, इसलिए नहीं निकाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगाते हैं हम क्या, पाइथागोरस, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एंड बेस। अब देखो यहाँ पर वही बेस और परपेंडिकुलर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। वो तो देखेंगे किसके रेफरेंस में पूछा गया है। तो आगे हाइपोटेनस तो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमेशा राइट एंगल के अपोजिट होगा, यानी कि ओ क्यू। तो ये लिख देते हैं ओ क्यू का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, तो लिख देते हैं ओ पी क्यू लिख देते हैं, कोई बात नहीं, पी क्यू मान लेते हैं इसको, फिलहाल देखने में ये परपेंडिकुलर लग रहा है, और बेस मान लेते हैं ओपी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ओपी की वैल्यू गिवन है 7, तो ये लिख देते हैं 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू पता नहीं है, तो पी क्यू रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू ओ क्यू की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओ क्यू। तो ओ क्यू की जगह लिख देते हैं 1 प्लस पी क्यू, सॉरी, ओ क्यू की वैल्यू निकाली थी हमने 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू लिख देते हैं, और ओ क्यू का यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पर इन दोनों के ऊपर ही लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्क्वायर लग गया, यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी पी क्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू पी क्यू, ठीक है। एज इक्वल्स टू, देखो इतना तो हमने यहाँ पे इतना तो हमने सॉल्व करके यहाँ तक निकाल लिया। अभी जो बाकी का बच गया वो लिख देते हैं इसके सामने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1, पी क्यू का स्क्वायर तो पी क्यू होता है, ये हो जाएगा 2 1 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर भी लिख ही लेते हैं, 49 होता है, ठीक है। आप जो लाइक टर्म्स है उनको एक तरफ ले चलते हैं, पी क्यू को उधर ले चलते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, तो पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू उधर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 2 पी क्यू, इस 1 को यहाँ पे ले आओ, तो ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू 48, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 24, तो पी क्यू आ गया हमारा 24, ठीक है। अगर पी क्यू 24 है, यहाँ पर देखो, तो ओ क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ क्यू है था हमारा 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू आ गया हमारा 24, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं ओ क्यू कितना आ गया, ये रहा ओ क्यू 25 और पी क्यू आ गया 24। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, साइन क्यू की वैल्यू पूछी है और कॉस क्यू की। तो देखो साइन क्यू क्या होगा बेटा, साइन क्यू क्या होगा, अगेन साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है, लेकिन क्यू एंगल यहाँ पे कहाँ बना हुआ है, ये रहा क्यू, और क्यू के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, क्यू के अपोजिट ये हो गया हमारा यहाँ पे एंगल, और इसके अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ओपी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 7, ठीक है, याद रखना, और हाइपोटेन्यूस तो 25 रहेगी। ऐसे ही कॉस क्यू क्या होगा, क्यू के अपोजिट आ जाओ, कॉस की वैल्यू क्या क्या होती है, पहले तो वो लिख दो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बेस कौन सा वाला होगा, देखने में तो बेस ये लग रहा है, लेकिन देखने से कुछ नहीं होता, हमें रेफरेंस में चल रहा है, क्यू पूछा गया है, क्यू ये रहा, क्यू के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और एडजेसेंट साइड क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। तो एडजेसेंट तो यही है इसके, ये भी एडजेसेंट है, लेकिन ये तो क्या 90 के अपोजिट है, तो ये हाइपोटेन्यूस होगी, है ना। तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस।
तो ऐसे आप दोनों का आंसर निकाल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसके अंदर हम एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन शुरू करेंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं, आप 50% क्वेश्चन तो खुद ही कर पाओगे। आप करने की कोशिश करो, एटलीस्ट जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके कुछ क्वेश्चन करने की खुद से ही ट्राई करो। डेफिनेटली आप उनमें से काफी सारे क्वेश्चन, मोर देन 50 टू 80% क्वेश्चन तक बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली जाती हैं जो एक्सरसाइज के अंदर पूछी जाती है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, तभी आप वो नहीं कर पाते हो। तो उनके लिए आप बस मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है सोल्यूशन वाली 8.1 का सोल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो देख लीजिए। अदरवाइज बाकी देखने की जरूरत नहीं है, आप आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया, खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।